नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी मैटर 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसीय मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होने के कारण गैसीय मॉलिक्यूल हर संभव डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसीय मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में अधिक होने की वजह से ये विचरण तो करते हैं, मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन इनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स इतना होता है कि यह लिक्विड मॉलिक्यूल एक निश्चित वॉल्यूम में ही मूवमेंट कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी मैटर की लिक्विड और गैसीय स्टेट में डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, या कहें पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड स्टेट इज़ ए एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ गैसीय स्टेट। लिक्विड मॉलिक्यूल्स को उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अभी हमने कहा कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है गैसीय मॉलिक्यूल के कंपेयर में। लगभग इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान गैसीय मॉलिक्यूल्स के बीच उपस्थित अट्रैक्शन फोर्स से लगभग 10 गुना अधिक होता है, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन इनके मूवमेंट का स्थान बहुत ही कम होता है। और यही कारण है कि लिक्विड की डेंसिटी गैसीय स्टेट के कंपेयर में अधिक होती है। अब यदि हम स्टार्टिंग में लिक्विड स्टेट की मॉल्टन सॉलिड स्टेट से सिमिलरिटी देखें तो इन दोनों स्टेट के बीच सिमिलरिटी को हम कई पॉइंट्स के बेस पर समझा सकते हैं, जिसमें पहला है डेंसिटी। किसी भी पदार्थ के सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में डेंसिटी का मान गैसीय स्टेट में डेंसिटी के कंपेयर में अंतर कम रखता है, या कहें कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में डेंसिटी लगभग समान होती है, जबकि गैसीय स्टेट में डेंसिटी में अंतर काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल लें वाटर का, तो वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और आइस की डेंसिटी होती है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यदि हम वाटर वेपर की डेंसिटी की बात करें तो वो होती है 0.008 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ देख रहे हैं लगभग 1000 गुना अंतर अधिक होता है गैसीय स्टेट में। उसके बाद दूसरी सिमिलरिटी देखें अगर हम हीट ऑफ फ्यूज़न और हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो सबसे पहले बात यह है कि हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है। तो किसी भी ठोस के 1 ग्राम को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो आवश्यक हीट है, जो रिक्वायर्ड हीट है, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। और यदि 1 ग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में यदि कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूज़न हीट की वैल्यू हीट ऑफ वेपराइजेशन के कंपेयर में काफ़ी कम होती है। आइस की फ्यूज़न हीट होती है 335 जूल, जबकि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है
2260 जूल। इसी तरह तीसरी सिमिलरिटी यदि हम दोनों स्टेट में देखें तो वो है स्पेसिफिक हीट। किसी भी पदार्थ की लिक्विड स्टेट की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू उसकी सॉलिड स्टेट की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू से काफ़ी क्लोज होती है, या कहें इन दोनों के मान काफ़ी निकट होते हैं। इंटरमोलिकुलर और इंटर एटमिक डिस्टेंस के मान भी गैसीय स्टेट में ज़्यादा मिलते हैं बजाय कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट के। चूँकि सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, डिस्टेंस कम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड और सॉलिड दोनों में कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, या कहें नेग्लिजिबल होती है, जिसके कारण इनके वॉल्यूम पर प्रेशर का इफ़ेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है। और यदि हम बात करें गैसीय स्टेट की, तो गैसों में कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इनके वॉल्यूम पर प्रेशर का काफ़ी अधिक इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन पॉइंट्स के बेस पर, अर्थात जैसे डेंसिटी, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, इंटरमोलिकुलर इंटर एटमिक डिस्टेंस, कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट मोल्टन सॉलिड स्टेट से काफ़ी अधिक सिमिलरिटी प्रदर्शित करती है। तो ये तो बात हुई कि लिक्विड स्टेट की मोल्टन सॉलिड स्टेट से सिमिलरिटी, गलित ठोस अवस्था से समानता। अब नेक्स्ट है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अर्थात पदार्थ की तीन अवस्था ठोस, द्रव तथा गैस का तुलनात्मक अध्ययन। तो स्टार्टिंग में यदि हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर एटमिक डिस्टेंस की, तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि गैसीय मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहें वंडरवाल फोर्स बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण इंटर एटमिक डिस्टेंस बहुत अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं इंटर एटमिक डिस्टेंस बहुत अधिक होने से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वेकेंट स्पेस मिलता है। चूँकि स्पेस काफ़ी अधिक होता है, तो इसके कारण गैसीय मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेशनल मोशन करने के लिए भी फ्री होते हैं। अर्थात कहें गैसीय मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी, वाइब्रेशन और रोटेशनल मोशन शो करते हैं, जबकि ठोसों में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान बहुत अधिक होने के कारण इनके बीच में फ्री स्पेस ना के बराबर होता है, जिसके कारण इनके पार्टिकल मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होते। तो इसी कारण ठोसों के अवयवी कण केवल वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन उनके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। और अब हम बात करें लिक्विड स्टेट की, जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो लिक्विड स्टेट सॉलिड और गैस के बीच में आती है। इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स गैसीय मॉलिक्यूल के कंपेयर में लगभग 10 गुना अधिक होता है, लेकिन यह फोर्स इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि मॉलिक्यूल को आपस में बांध सके। तो जिसके कारण लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच वेकेंट स्पेस हम कहें ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा, लेकिन गैसीय स्टेट के कंपेयर में कम होता है। तो हमने पढ़ा कि गैसीय मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं और सॉलिड मॉलिक्यूल केवल करते हैं वाइब्रेशनल मोशन। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और लिक्विड के बीच होने के कारण लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन शो करते हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि लिक्विड स्टेट द्वारा वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन शो किया जाता है, सॉलिड स्टेट में वाइब्रेशनल मोशन शो किया जाता है, और गैसीय स्टेट में वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन तीनों प्रदर्शित किए जाते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट डिफरेंस यदि हम देखें शेप और वॉल्यूम का, तो गैसीय मॉलिक्यूल्स के बीच में वेकेंट स्पेस काफ़ी अधिक होने के कारण मॉलिक्यूल्स सभी प्रकार की मूवमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का मोशन होने के कारण गैसीय स्टेट का कोई निश्चित शेप या वॉल्यूम नहीं होता। कारण क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना या कहें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का अधिक होना। जबकि सॉलिड स्टेट में अवयवी कणों के बीच एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिसके कारण सॉलिड का एक निश्चित साइज और वॉल्यूम होता है। जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड और गैस के बीच का होने के कारण या कहें ठोस की तुलना में कम तथा गैसीय मॉलिक्यूल की तुलना में अधिक होने के कारण इनका साइज तो निश्चित नहीं होता, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स का मान इतना होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो पाते और एक निश्चित वॉल्यूम में बंधे रहते हैं, जिसके कारण इनका वॉल्यूम निश्चित होता है। अर्थात हम कहें कि सॉलिड का आकार और आयतन निश्चित होता है, कारण क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण इनका शेप और इनके वॉल्यूम बिल्कुल निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स का मान इतना होता है कि मॉलिक्यूल्स को एक वॉल्यूम में बांधे रखता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका शेप तो निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जबकि गैसीय स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होने के कारण, नेग्लिजिबल होने के कारण ये मॉलिक्यूल हर संभव गति करते हैं, जिसके कारण इनकी शेप और वॉल्यूम को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कंप्रेसिबिलिटी। तो लिक्विड और सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने के कारण इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, जबकि गैसीय मॉलिक्यूल में कंप्रेसिबिलिटी अधिक पाई जाती है। कंप्रेसिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट से, और यह कोएफिशिएंट क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर प्रेशर में वृद्धि होने से पदार्थ के आयतन में हुई कमी और उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात उस पदार्थ का कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। गैसों में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत अधिक होती है, या कहें लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मान गैसीय मॉलिक्यूल के कंपेयर में कम तथा सॉलिड के कंपेयर में अधिक होता है, जिसके कारण जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है, या कहें इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण वॉल्यूम में भी वृद्धि होती है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड मॉलिक्यूल में हुई वृद्धि कहलाती है द्रव का थर्मल एक्सपेंशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से। तो एक निश्चित प्रेशर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के वॉल्यूम में हुई वृद्धि और लिक्विड के रियल वॉल्यूम का रेशियो कहलाता है टेम्परेचर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस डिफ्यूज़न का। तो डिफ्यूज़न मेन प्रॉपर्टी होती है गैसों की, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत अधिक होती है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में वेकेंट स्पेस भी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण
गैस के मॉलिक्यूल आसानी से विसरित हो सकते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूज़न तो होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होने से वैकेंट स्पेस कम होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डिफ्यूज़न, थर्मल एक्सपेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, शेप, वॉल्यूम के बेस पर हम इन तीनों स्टेट में आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। ये तो हुई बात कंपैरेटिव स्टडी की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? आप पढ़ के आए हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में आयन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहें आयनिक बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके कारण एक सॉलिड लैटिसी का निर्माण होता है। लेकिन कॉवलेंट कंपाउंड में विशेष रूप से नॉन पोलर कंपाउंड भी सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और किसी भी गैसीय स्टेट में उपस्थित यौगिक को हम लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यह कन्वर्जन तभी हो सकता है जब इनके बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट हो। क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक होता है, तो वंडर वाल ने सबसे पहले इस प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पता लगाया था। इसलिए इन फोर्सेस को कहा जाता है वंडर वाल फोर्स। इन फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ द कोहेसिव फोर्स? ये वंडर वाल फोर्स क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी 1873 में। ये फोर्स मेनली 3 प्रकार की इंटरेक्शन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो ये 3 प्रकार की इंटरेक्शन क्रिया कौन कौन सी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसे ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल से मतलब है ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय तथा ध्रुवीय अणु के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। पोलर मॉलिक्यूल से मतलब है जिनके डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसे पोलर मॉलिक्यूल डायपोल रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया आदि। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले कीसम ने समझाया था, इसलिए इसे कीसम इफेक्ट भी कहते हैं। क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर राशि है, एक सदिश राशि है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की इंटरेक्शन क्रिया का मान डायपोल के रिलेटिव ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है, उनकी दिशा पर भी निर्भर करता है। इसलिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स को ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। यदि यह ओरिएंटेशन सभी जगह समान रूप से पॉसिबल होता है तो नेट एनर्जी होती है 0। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से मतलब डायपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने 2 डायपोल मॉलिक्यूल लिए हैं, जो जब ये आपस में इनको पास लाया जाता है तो ये ऑपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन और इस इंडक्शन इफेक्ट। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल से मतलब है डायपोल अर्थात
पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस्ड डायपोल से मतलब है वह मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल या कहें जिसमें पोलरिटी इंड्यूस की गई है, अर्थात नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स मिलता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसे बताया था डिबाई ने। डिबाई ने बताया कि जब आप किसी पोलर मॉलिक्यूल के पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेके जा रहे हो, सपोज पोलर मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिकम और उसके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेके जा रहे हैं क्लोरीन, तो डायपोल मॉलिक्यूल द्वारा उसमें डायपोल इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है, अर्थात इस इंडक्शन के कारण जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलराइज्ड हो जाता है और ये मॉलिक्यूल बन जाता है इंड्यूस्ड डायपोल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक पोलर मॉलिक्यूल लिया है जिसके 2 पोल हैं और एक हम ले रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, जिसे कहते हैं डिस्पर्सन इफेक्ट। क्या है डिस्पर्सन इफेक्ट? इंड्यूस्ड डायपोल से मतलब है दोनों मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं नॉन पोलर। इसे बताया था लंदन ने। लंदन ने बताया कि यदि आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल अर्थात 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो मॉलिक्यूल में एक क्षणिक और अनस्टेबल डायपोल बनता है। ऐसे अनस्टेबल डायपोल मॉलिक्यूल किसी निकट के मॉलिक्यूल या एटम को भी एक डायपोल मॉलिक्यूल की तरह अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह के अट्रैक्शन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। क्योंकि इसे सर्वप्रथम लंदन ने बताया था तो इसे लंदन फोर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। डिस्पर्सन फोर्स कहने के पीछे रीज़न है कि ये जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसके पीछे कारण होता है प्रकीर्णन का, क्योंकि मॉलिक्यूल में ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स ही मॉलिक्यूल द्वारा लाइट के डिस्पर्सन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या डिस्पर्सन इफेक्ट। डिस्पर्सन इफेक्ट का ओरिएंटेशन इफेक्ट और इंडक्शन इफेक्ट में मेन जो डिफरेंस है वो यह है कि यह न केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ लागू होता है बल्कि यह गैस के सभी मॉलिक्यूल के लिए लागू होता है। और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन का सबसे अगर अपन बेस्ट एग्जांपल देखें तो हैं उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैस, जो कि मोनोएटमिक नोबल गैस में न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच अरेंजमेंट बहुत तरह से पॉसिबल है, तो वे मॉलिक्यूल को एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बनाने के लिए इंड्यूस करती हैं। तो ये बात हुई हमारे डिस्पर्सन इफेक्ट की। इसके अलावा आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। यह लगता है आयन और डायपोल मॉलिक्यूल के बीच में। इसी तरह का एक और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। यह पाया जाता है किसी आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जब कोई आयन किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो यह आयन उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन शेल को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको विकृत कर देता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है उसे हम नाम देते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो हमने यहाँ देखा कि वंडरवाल फोर्स मेनली
5 प्रकार का होता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।